हेलो। ओके। गाइस अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू रैपिड रिवीजन 2.0। दोस्तों जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रैपिड रिवीजन 2.0। दोस्तों क्या करने वाले हैं हम रैपिड रिवीजन में? हम लोगों ने पूरा का पूरा लॉ रिवाइज करना है स्टार्ट से लेकर के एंड तक। कितने समय में सर? हम लोग पूरा लॉ रिवाइज करेंगे 15 से 16 घंटे में। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 15 से 16 घंटे में रैपिड रिवीजन करेंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें मेरे को आपको ये रैपिड रिवीजन के बारे में बतानी है जो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग आगे का रिवीजन उस हिसाब से प्लान कर सके। तो प्लीज मेरे साथ अगले 10 मिनट तक बेयर करना। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ने के पहले प्लानिंग करना और चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों को ये रैपिड रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना है, तो मेरे को कमेंट पे बताओ तुम लोगों को रैपिड रिवीजन क्या है वो जानना है। और सर एक सेकंड, जिन लोगों को पता है एक बार जरा लाइक ठोको कि सर क्या पता होना है इसमें। रैपिड रिवीजन नाम से ही पता चल रहा है रिवीजन होगा रैपिड मैनर में, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से रिवीजन होता है। ये तो हमने पहले भी देखा है। दोस्तों मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपको? रैपिड रिवीजन में आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताता हूं। हम लोग ये रिवीजन में क्या करने वाले हैं दोस्तों? ये रिवीजन में हम लोग पूरा का पूरा मेरा समरी नोट्स जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों मेरा समरी नोट्स कौन सा है? मेरा समरी नोट्स वो है जिसमें मैंने पूरे 100 मार्क्स का कवरेज कर दिया है सिर्फ 200 पेजेस में। आईसीआई मॉड्यूल का छोटा भाई लेकिन छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका है। ये मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन का समरी नोट्स है। और उसकी सबसे खास बात यह है कि हम लोगों को लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम लोगों को कीवर्ड्स कहां से लिखने मिलेगा। तो कीवर्ड्स कैसे याद होंगे? तो सर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही कीवर्ड्स करके हाईलाइट करके उसमें दे दिए। रेड में आपका पूरा कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स में बनी हुई है, ताकि एग्जाम को जाकर के आपको तोड़ने फोड़ने मोड़ने की जरूरत ना पड़े। और बहुत सारी चीजें मैंने की है समरी नोट्स में, जिसमें जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में, मान लो एक एक पेज का क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े आंसर लिखे आईसीआई ने, तो क्वेश्चन में सीखने वाली बात सिर्फ एक या दो है, तो वो एक या दो बात निकाल करके मैंने अपने समरी नोट्स में डाल दिया, ताकि अगर भूले भटके लास्ट मोमेंट में एग्जाम के पहले अगर आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ना रह भी जाता है, तो सर उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक सेक्शन से आप पढ़ करके खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे समरी नोट्स की बात हो गई। हार्ड कॉपी जो है समरी नोट्स का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं दोस्तों, आप अगर जाकर के बुक्स चेक करोगे तो हमने बुक्स को एकदम रीजनेबली 500 रुपए में दो दो बुक्स का प्राइसिंग रखा है आपके लिए, ताकि आपको बुक्स अफोर्डेबल हो और हमको उसमें कोई अर्निंग्स नहीं चाहिए। तो आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, पर आप लोगों को फ्री में जो ई बुक है वो भी मिल जाएगा। उसका लिंक मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को दे दूंगा। अभी तुरंत नहीं रेडी हुआ है, उसमें चीजें अपलोड हो रही है आपके लिए। मैं नए अमेंडेड बुक्स अपलोड करवा रहा हूं, वहां पे गलती से पुराने बुक्स अपलोड हो गए थे, तो तुरंत ही वो क्लास के बाद मैं अपलोड करवा के आपको लिंक दे दूंगा। नीचे लिंक में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक की बात करें सर, क्वेश्चन बैंक में पिछले पास्ट पेपर के आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चन जो है कवर्ड है। करीबन 400 से 410 क्वेश्चन कवर्ड है उसमें। और मैं आपको बता दूं, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। उतना कर लिया बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ लॉ का पेपर थोड़ी लिखना है हमको पेपर एग्जाम में, सर पूरा का पूरा ग्रुप है अपना। उसके बाद सर शेड्यूल क्या होने वाला है क्लास का, मैं आपको अगले सेशन में शेड्यूल दिखाऊंगा। हमारा शेड्यूल पूरा बना हुआ है, अगले 10 से 12 दिन में हमारा पूरा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 4 से 5 दिन में हमारा पूरा अदर लॉ खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बैच क्या
है, ये रैपिड रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन बैच है, पूरी कवरेज होगी, आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस के डिस्कशन होंगे, आप लोगों के पास मेरे क्वेश्चन बैंक अगर होंगे तो मैं बता दूंगा आज कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। सारे रिवीजन आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये सेशन बहुत ये ब्लेंडेड सेशन होने वाले हैं, फिर मैं आपको बता दूं अगले 10 या 11 दिन जितने भी वीडियोस आपको रैपिड रिवीजन में आने वाले हैं, कोई भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं होने वाली है, सारी आपको पहली बार यूट्यूब में मिलेगी। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो यूट्यूब पे पहले से आ रखा है, तो फ्रेश ताजा ताजा होने वाली है हर दिन शाम को 7 बजे आपके लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग एकदम डिसिप्लिन मैनर में ये बना लो कि अगले 10 दिन हम लॉ पढ़ेंगे, अगले 10 दिन लॉ पढ़ेंगे। अकेले मेरे को नहीं लग रहा, मेरा दोस्त कुछ और कर रहा है, उसको भी ला करके अगले 10 दिन शाम को 7 बजे लॉ पढ़ेंगे तो लॉ पढ़ेंगे। बस ये आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि रैपिड रिवीजन जो है सिर्फ लॉ का नहीं, आप लोगों का आईडीटी का चल रहा है सुबह 8 बजे से लेकर के, उसके बाद कॉस्टिंग का चल रहा है सुबह 9:15 से 9:45 से, अभी लॉ का है और इसके बाद अकाउंट्स का है। तो बेटा इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं चाहिए, इतना आप लोगों के लिए काफी है दोस्तों। अक्सर फ्लो वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को क्लास में करवा दूंगा, पर एक बार मेरी बात सुन लो, क्लास में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज करवाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोगों ने घर जाके सेम डे कर लेने चाहिए। उसी में से कुछ 2 क्वेश्चन जो आप लोगों ने घर जाकर के सेम डे लिख लेना चाहिए। इसके अलावा सर क्वेश्चंस डिस्कशन का और एमसीक्यू डिस्कशन का जो है वो हम सेपरेट शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो अभी आरआर का रिवीजन बना है उसमें हम पूरा कंटेंट रिवाइज करने में ही हमारा 15 से 16 घंटे लग जाएगा। अब सर ये मत बोलना 15 घंटे में एमसीक्यू भी करवा के दो, क्वेश्चन बैंक भी करवा के दो, तुम बोलो कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, तुम बोलो हम क्या जादू की छड़ी लेके आए क्या। पर ये जरूर इंश्योर करेंगे कि जब तुम हमारे साथ 1 घंटा बैठ के यहाँ पढ़ाई करो तो तुम्हारी कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हमारे साथ हो जाएगी। उसके बाद सर आपको अगले क्लास में आने के बाद एक बार पहले क्लास का कंटेंट देख लेना है। तो दोस्तों मेरे रैपिड रिवीजन के साथ साथ पढ़ लो, तुम्हारा लॉ भी खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। पर सर मैं वापस से आपको बता दूं, ये पूरा जो है ये रिवीजन बैच है, ये रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच है। अगर आपका रेगुलर क्लास हो चुका है या अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हो चुका है तो ये रिवीजन बैच आप लोगों को काम आने वाला है। बोलो समझे क्या? अरे सर बोलो समझे क्या? नहीं नंदन तूने जाने दे। सर बोलो समझे क्या आप? हाँ तो चलो सर अपन क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और नंदन जैसे बच्चों, देखो बेटा एग्जाम को बच्चे 2 महीने, अभी 2 महीने में मेरे को टाइम पास जमता है नहीं। तुम लोगों ने कर लिया शुरू में 8 महीने 9 महीने पहले, वो चलता है। अभी मेरे से सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। तो प्लीज मेरे साथ मेरी बात सुनो, आप लोगों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लॉ की बातें करनी है, लॉ जैसी बातें नहीं करनी है, ठीक है सर? लॉ की बातें करनी है, मेरी बातें सुनो। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, मेरी बात सुनो बच्चे, बहुत सारे बच्चे सुनो मेरी बात प्लीज। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले क्या तुम रैपिड रिवीजन करने के लिए तैयार हो? मेरे को कमेंट में बताओ फट से हाँ। मेरे को कौन कौन अगले 10 दिन मेरे साथ शाम को 7 बजे रोज लाइव करने वाला है? कमेंट में बताओ हाँ, जोर से बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। दीपांशु बात करते हैं बेटा प्लीज, अभी ये सब अभी मेरे को पढ़ाने दो, अपन ये लिंक विंक सब करेंगे बाद में बात। दोस्तों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक टेलीग्राम लिंक का एक्सेस मिलेगा। सर टेलीग्राम लिंक का एक्सेस और बुक्स वगैरह सब कैसे मिलेंगे? नीचे जो रैपिड रिवीजन का रजिस्ट्रेशन है वहां पे जाओगे तो आपको सारे टेलीग्राम के लिंक सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी। तो प्लीज वो लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ अगर अमेंडमेंट है, सारी चीजें मैं वहां पे समय समय पे आपको डालता रहूंगा और आपस में आप लोग बात करके एक दूसरे का डाउट भी समझ सकते हो। और क्योंकि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो तो इसीलिए आपको भी एक दूसरे का डाउट लेने में और हेल्प करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। अब सर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी शुरू करेंगे आज की क्लास में हम, और कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। कल तो सीधा मैं सोच रहा हूँ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर उठा लेंगे। सर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिलिमिनरी। दोस्तों प्रिलिमिनरी क्या चैप्टर है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में 5 नंबर तक का भी ये चैप्टर आता है। बहुत आसान है, कोई भी डेफिनेशन उठ करके आ सकता है, तो हम लोग सारे डेफिनेशन ये चैप्टर से कवर करने की कोशिश करेंगे। पर सर हर डेफिनेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितने मैं करवाऊंगा सिर्फ आपको उतने ही करने, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, सबसे पहले ये चैप्टर प्रिलिमिनरी है, तो कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करता है कि कंपनीज एक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ कंपनीज एक्ट। द ऑब्जेक्ट वाज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। हमको क्या करना था? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। सर ये कब आया था सर कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 29 अगस्त को, और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया था 30 तारीख को। कहां पे मिला था सर? 29 अगस्त को एसेंट मिला था और 30 अगस्त को पब्लिश हो गया था हमारे ऑफिशियल गैजेट में। उसके बाद सर आपकी कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स होते हैं। उसमें सर आपका 470 सेक्शंस होता है टोटल, जिसमें से आपको सीए इंटर के सिलेबस में सिर्फ 148 सेक्शन तक पढ़ना है और 7 शेड्यूल होते हैं। मेरे को उम्मीद है ये सारी बातें आपको नई नहीं लग रही है।
आई होप दीज थिंग्स आर नॉट न्यू फॉर यू। बोले अरे हाँ, इतने सारे सेक्शंस होते हैं, अच्छा हमको 148 पे पढ़ना है, ओ भाई रिवीजन है, ठीक है। मेरी बात सुनो सर, कंपनी क्या होती है सर, आप पूछोगे यू में आस्क व्हाट इज अ कंपनी, एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अच्छा सुनो, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं जिनके पास मेरा एडिशन 1 है, जो पहला एडिशन था, ये एडिशन 2 आ गया है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, सारी चीजें क्लीन हुई है, अरेंज हुई है, रीअरेंज हुई है, पर आपके पास जो मटेरियल है वो दी बेस्ट है, उसके साथ साथ आगे बढ़ते चलो, ये सारे छोटे मोटे चेंजेस आपको दिखेंगे ना, तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। मेरी बात सुनो सर, कंपनी क्या होता है सर, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्या नेचुरल पर्सन है? नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन इन कॉमन सील। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है। ये डेफिनेशन हो गया सर कंपनी का, मेरे को पता है। अब तुमको कम से कम 1.5 साल हो गए ये डेफिनेशन याद करते हुए। अब सर वो चीजों पे आ जाओ जो आपको याद नहीं है। सबसे पहला सर सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। व्हाट इज द शॉर्ट सेक्शन 1 क्या बात करता है सर? 4 चीजों के बारे में। शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तुम लोग सर मेरे साथ साथ सारी चीजें याद कर लोगे ताकि घर जाकर के आपका मेहनत कम हो जाए। मेरे साथ साथ क्या करोगे, याद कर लोगे। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड और एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल क्या होगा सर? कंपनीज एक्ट 2013। कुछ शॉर्ट टाइटल क्या होगा? नॉर्मल नाम। एक्सटेंड, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। सर आपका एक्सक्लूड कुछ नहीं होता, अब तो सारा इंक्लूड होता है थैंक्स टू अमित शाह। तो आपका एक्सटेंड हो गया टू द होल, टू द होल ऑफ इंडिया। सर किसको कब से कमेंट्स होगा? फ्रॉम द डेट एज में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। जब आप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करोगे तब से एप्लीकेबल होगा। तो सर एप्लीकेबिलिटी किसको किसको है, आप मेरे को बताओ किसको किसको एप्लीकेबल है। सबसे पहले इन्होंने कहा हर कंपनी को जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुआ है। Company is incorporated under this act or under any other previous law। दूसरा सर, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये 3 स्पेशल तरह की कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये 3 कंपनीज है जिन लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पर सुनो, इन तीनों के ना स्पेशल, इन तीनों के लिए स्पेशल एक्ट भी बन रखे हैं। इंश्योरेंस के लिए बन रखा है इंश्योरेंस एक्ट बन रखा है, बैंकिंग के लिए बन रखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बन रखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो सर अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपनीज एक्ट, अगर ये स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो जीतेगा कौन? स्पेशल एक्ट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जीतेगा, इंश्योरेंस एक्ट जीतेगा, या आपका बैंकिंग एक्ट जीतेगा, पर आपका कंपनीज एक्ट नहीं जीतेगा अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। आप यूं समझ लो सर, ये आप ये बीवी हो गई और ये अफेयर हो गया। अगर कल को लड़ाई हो जाती है, आपस में भिड़ जाते हो, तुम अल्टीमेटली क्या चूज करोगे? तुम तो नालायक हो, तुम मत बोलो। नॉर्मल इंसान क्या चूज करेगा? वो सर वाइफ को चूज करेगा। तो मैंने क्या कहा, एप्लीकेबिलिटी, it applies to companies which are incorporated under this act or under any other previous law। दूसरा, it is applicable to insurance company, banking company, electricity company। पर आगे क्या लिखा है सर? except where provisions are inconsistent with that of the act। अगर inconsistent है तो एक्ट में जो लिखा है वो मान लेना। और लास्ट सर, कोई भी कंपनी अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है तो सर वो स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि आपका एलआईसी हो गया, जैसे कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे एक स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हुए तो इनको भी अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है सर? सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट। सच बॉडी कॉर्पोरेट क्या लिखा है? सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। मतलब सीजी ने अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई कर दिया ना, उसको भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। कुल मिला के सर 6 लोग हैं जिनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला कंपनीज, जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर बने हैं और जो प्रीवियस एक्ट के अंडर बने। प्रीवियस एक्ट कौन सा था सर? कंपनीज एक्ट 1956 था। उसके बाद सर 4 स्पेशल कंपनी थे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। और लास्ट में बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को भी ये प्रोविजन क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन से बॉडी कॉर्पोरेट को? वो बॉडी कॉर्पोरेट को जिसका नाम सीजी ने प्रिस्क्राइब किया है। जैसे कि सर आपका हो गया एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर क्या नाम से कंपनी लग रहे? नाम से कंपनी लग रहे? अरे बाबा, कंपनी होते तो उनके नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड तो जनरली तो आता ना, जनरली तो आता ना। पर नहीं है सर, ये लोग स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट से जिन लोगों को कंपनीज एक्ट बोल करके अप्लाई करवाया गया है। अरे बोलो समझे क्या? हाँ सर। अब उसके बाद सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन। ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं था सर। डेफिनेशन से जो डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप एकदम याद करके जाओगे सर। सर सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ने वाले एसोसिएट कंपनी की। व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी? क्या होता है सर एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी मतलब इन रिलेशन टू अदर कंपनी, इन रिलेशन टू अदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी होल्ड्स हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या कहा मैंने?
दो कंपनी की अगर बात करें तो इन रिलेशन टू अदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना जरूरी है बट इज नॉट अ सब्सिडरी। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ वोटिंग पावर। मोर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर होना जरूरी है। पर सर मोर देन 20% में तो 60% भी आता है ना। अगर 60% हो गया तो सब्सिडरी बन जाती है ना, तो कौन सी एसोसिएट? तो लॉ ने बोला अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पर वो आपकी सब्सिडरी नहीं है तो वो क्या बनेगी? आपकी एसोसिएट कंपनी बनेगी। एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सर जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है? जॉइंट वेंचर मतलब जहां दो अलग अलग कंपनीज मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, जहां वो सारे एसेट्स को शेयर करते हैं, सारे लाइबिलिटीज को शेयर करते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। तो जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड हो जाता है एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में। तो सर अगर आपसे कोई पूछे एसोसिएट कंपनी क्या होता है, आपके मन में दो वर्ड याद आने चाहिए। एक तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना जरूरी है बट इज नॉट ए सब्सिडरी, एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट अ सब्सिडरी। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सर जैसे जॉइंट वेंचर का एक एग्जांपल दे दो, जैसे मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, सर मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है क्या? समझने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है। अच्छा सर इसका एक्सप्लेनेशन दो, इसकी बातें बताओ, पॉइंट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। बताओ कितना? एटलीस्ट 20%। दोस्तों यहां पे लोग खराब करके आते हैं, एटलीस्ट 20%, मैक्सिमम 20%, मिनिमम 20%। तुम लिखो लेकिन मतलब तो समझो, कम से कम 20% होना चाहिए वोटिंग पावर का। सर पेड ऑफ शेयर कैपिटल लिखा है क्या? नहीं, वोटिंग पावर लिखा है। अक्सर पेड अप शेयर कैपिटल की 20% ऑफ व्हाट? टोटल वोटिंग पावर अगर आपके पास है, या फिर अगर आप कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। अगर आपके पास स्टेक होल्डिंग नहीं है पर आप बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हो सर? क्यों? कोई अग्रीमेंट होगा। तो कोई अग्रीमेंट भी अगर है तो लॉ ये कहता है कि उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ये हो गया सर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला प्रोविजन। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20%। जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है सर? जॉइंट वेंचर मतलब कोई जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल of the assets of the arrangement having right to net asset of the arrangement। मतलब क्या सर? आपके पास जॉइंट कंट्रोल है तो उसको जॉइंट वेंचर माना जाएगा। सर एसोसिएट कंपनी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट अ सब्सिडरी एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। ठीक है। अब सर एक जनरल लाइन जो आपको बहुत जगह लिखे हुए मिलेगा कि भैया अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में कुछ होल्ड करते हो, अगर आप क्या होल्ड करते हो? शेयर्स विच आर हेल्ड इन फिड्यूसरी कैपेसिटी, भरोसे के कैपेसिटी पे होल्ड करते हो ना, तो उसको नहीं काउंट करेंगे किस चीज के डेफिनेशन में? जब आप एसोसिएट गिनती कर रहे हो या जब आप सब्सिडरी गिनती कर रहे हो तब ये फिड्यूसरी कैपेसिटी वाले शेयर्स होल्ड काउंट नहीं होंगे। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था सर, पर अभी रिविजन है। मेरी बात सुनो, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब किसी और के बेनिफिट के लिए या किसी और के भरोसे पे अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो शेयर किसी और का है, उसको मैं मेरा काउंट नहीं करूंगा। तो जब एसोसिएट या सब्सिडरी काउंट कर रहे हो ना तब ये वाले शेयर्स काउंट नहीं होंगे। सर फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या? जो लीगल या एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या? लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। सर आपको समझ आई? बहुत इजी है। सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए बट सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, और उसमें जॉइंट वेंचर आ जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब या तो 20% ऑफ वोटिंग पावर या फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस। समझे? सर ये हो गया आपका एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन। अब सर उसके बाद जरा आ जाओ 2 क्लॉज 11 में। सर 2 क्लॉज 11 किस बारे में बात करता है? 2 क्लॉज 11 बात करता है बीसी के बारे में, बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? लॉ ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, सर मींस नहीं लिखा है, क्या वर्ड लिखा है? इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपने इंडिया के बाहर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है बट इट डज नॉट इंक्लूड टू थिंग्स। पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा सच बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। तुम सर रेड में जो हाईलाइट कर रखे हैं कीवर्ड्स, उसका एक बार इंपॉर्टेंस देखो। 4 कीवर्ड हाइलाइटेड जो है उसको याद करके आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है सर? देखो कंपनी मतलब क्या होता है मेरे को बताओ। 2 क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। या तो इस एक्ट में बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ में बना है, वो क्या बन गया? कंपनी। तो सिर्फ कंपनीज। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंडिया में जो बनी हुई कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन जो इंडिया के बाहर बनी हुई कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। जैसे कि सर आप कह लो टेस्ला, जैसे कि आप कह लो फेसबुक, जैसे कि आप कह लो इंस्टाग्राम, जैसे कि आप कह लो और बहुत सारी चीजें, ये आपकी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? इसमें सर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होता और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी इंक्लूड नहीं होता है। सर आप लोगों को याद होते जाए ना तो मेरे साथ आगे बढ़ते जाना, मेरे को बताते जाना, आगे सर आगे सर आगे सर, हम आगे चलते जाएंगे। अभी तो हमने बस शुरू किया है। सर उसके बाद बुक्स एंड पेपर की बात करते हैं। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों? बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, बुक्स एंड
पेपर या बुक्स और पेपर, ध्यान से सुनना, इसमें आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाता है, जो कोर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। उसके अलावा डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनिस्टर रजिस्टर, मिनट्स रजिस्टर, सारी चीजें आ जाती है, भले आप उसको पेपर फॉर्म में मेंटेन करो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो। सर देखो, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है बुक्स एंड पेपर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक छोटा टर्म है, बुक्स एंड पेपर बड़ा टर्म है। बुक्स एंड पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आता है। उसके अलावा और क्या आता है सर? उसके अलावा डीड्स आते हैं, वाउचर आते हैं, राइटिंग आते हैं, और डॉक्यूमेंट, मिनट्स और रजिस्टर्स आते हैं। इसका मैंने शॉर्टकट क्या बनाया, वॉर्म डीवीडी। वॉर्म डीवीडी क्या है सर? राइटिंग्स। ए का क्या है आपका अकाउंट्स, आर से क्या है रजिस्टर्स, एम से क्या है मिनट्स, डी से क्या है डीड्स, वी से क्या है आपका वाउचर्स, और डी से क्या है डॉक्यूमेंट्स। मतलब सर ये सारे वर्ड्स जो भी ध्यान आएंगे आपको लिख के आ जाना है। पर वैसे एज सच बुक्स एंड पेपर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर अपने इंस्टीट्यूट का भरोसा है भाई, यूट्यूब पे वीडियो है, ऐसी बातें क्या कर रहे हो, सारा भरोसा है सर अपने को। उसके बाद सर बुक्स एंड पेपर तो होगा, जिसमें हमने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आते हैं। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर? आप ये समझ लो, जैसे कुछ नकली शाहरुख खान होते हैं, जैसे कुछ नकली सलमान खान होते हैं, वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? एकदम गोरा मस्त समेटा हुआ पूरी चीज क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी का बैकएंड वाला वर्जन, उसी का बैकएंड वाला वर्क, वो सारा क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है सर? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी का सस्ता वर्जन देखो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, जो भी पैसा आया और खर्च हुआ, ऑल सेल्स एंड परचेजेस, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। तुमको ये तीनों समझ आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल और बैलेंस शीट ढंग से नहीं लिखा इन्होंने। कैश फ्लो क्या लिखा? सम्स मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। पीएनएल का क्या लिखा? ऑल सेल्स एंड परचेज और असेट्स एंड लायबिलिटीज। और सर कॉस्ट, आइटम ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148, अगर कॉस्ट का कोई आइटम है अंडर सेक्शन 148 तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशन में लिया गया है। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार चीजें आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट और कॉस्ट अकाउंट। सर आपको पता है एक सेक्शन 148 है, एक दिन आएगा जब हम 148 भी पढ़ेंगे और खुश हो जाएंगे कि हाई ला खत्म हो गया पूरा कंपनीज एक्ट। पर सर सेक्शन 148 क्या है? कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंट्स है। वो बोलता है कि कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो रिकॉर्ड को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट माना जाएगा, अगर उसको सेक्शन 148 एप्लीकेबल है तो। ठीक है, तो सर चार चीजें हो गई, सम्स रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज और आइटम्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। कंपनी का मतलब आपने पढ़ लिया, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। सर यहाँ पे जो बीच में जो मैं सेक्शन छुड़वा रहा हूं उसका क्या मतलब है? सर जो सेक्शन छुड़वा रहा हूं उसका दो ही मतलब हो सकता है, एक या तो उसका डेफिनेशन रेलेवेंट नहीं है, या दूसरा उसकी डेफिनेशन का कहीं हम आगे चल करके पढ़ेंगे। जैसे कि क्या सर? जैसे देखो आगे मैंने यहाँ पे कंट्रोल तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन डिवेंचर जैसे तो डिवेंचर में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम जब सेक्शन 71 पढ़ेंगे, जब हम डिवेंचर का प्रोविजन पढ़ेंगे, वहां पे डिवेंचर का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, यहां पे पढ़ के ज्यादा थोड़ी समझ आना है। और सर कंट्रोल मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। लॉ, अगर तुम कह रहे हो कि मेरा किसी पे कंट्रोल है, मेरा किसी पे हक है, तो तुम जब कंट्रोल कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा मतलब क्या होता है? तो सर कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी में 10 डायरेक्टर है, उसमें से 6 डायरेक्टर तो तुम ही अपॉइंट कर दे रहे हो। दूसरा, कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट। मतलब क्या आप कंपनी का मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइज कर रहे हो, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स। मतलब सर देखो दो ही बातें हैं, सबसे पहला या तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो, या दूसरा तुम कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हो, मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हो। तो तुमको मैनेजमेंट डिसीजन लेने का हक कौन दे रहा है? या तो तुम शेयर होल्डिंग बढ़ा रखते हो इसलिए है, या फिर तुम्हारे पास कोई और मैनेजमेंट राइट्स है, या फिर कोई भी अग्रीमेंट के वजह से तुमको ये राइट मिल रहा है ना दोस्तों, तो तुम ये राइट एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पास कंट्रोल है ऐसा माना जाएगा। क्या कहा सर मैंने? कंट्रोल मतलब कंट्रोल शैल इंक्लूड इधर द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और टू डू व्हाट, और टू एक्सरसाइज और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही है सर, बड़ी बड़ी बातें हो रही है शाला का बेटा। अपने को फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर, कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब क्या होता है? अच्छा आप लोगों को बता, अच्छा जाने दो, अभी छोड़ दो। कंट्रोल मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स और वोटिंग अग्रीमेंट्स और इन एनी अदर मैनर। तो सर कंट्रोल में ये सारी चीजें आती है। कंट्रोल में क्या क्या आता है? कंट्रोल में आपका राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आता है, या फिर सर टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन आता है। लेकिन सर मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन कैसे आप कंट्रोल करोगे? आप कैसे कंट्रोल करोगे बताना जरा। या तो आपके पास शेयर होल्डिंग राइट्स है, या मैनेजमेंट राइट्स है, या किसी भी और पावर की वजह से आप कंट्रोल कर रहे हो। दोस्तों ये डेफिनेशन एक बार याद करो,
कंट्रोल के डेफिनेशन में दो चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें? पहला, द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट रखते हो। दूसरा, टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन किसका सर? कंपनी का। ये पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल करने का पावर कहां से आ रहा है तुम्हारे पास? भाई शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स। भाई शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर अग्रीमेंट, ये तीन वर्ड याद कर लो। इसके वजह से अगर आपके पास ये राइट्स आ रहे हैं तो आपको कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। कि आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो शलाका, आपको मेरी बात समझ आई क्या? ठीक है सर। सर उसके बाद हमने एक बार एक्सपर्ट का डेफिनेशन देख लेना है। जो डेफिनेशन आपको याद करना है वो मैं बताऊंगा, पर सर एक्सपर्ट का डेफिनेशन एक बेसिक डेफिनेशन है, देख लो। अभी तक तो एक ही मेन डेफिनेशन, अभी तक तो मेन डेफिनेशन एक ही हमने पढ़ा है, एसोसिएट कंपनी, वही अपने लिखना होता है सर, वही अपने को याद करना है। फिर बाकी डेफिनेशन सुनो सर, जैसे कि एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट में कौन कौन आता है दोस्तों? देखो एक्सपर्ट में सीए आता है, सीएस आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट आता है। उसके अलावा एक्सपर्ट में इंजीनियर आ जाता है, उसके अलावा एक्सपर्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर आ जाता है, उसके अलावा प्लम्बर आ जाता है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं सर, आपका इंजीनियर आता है, बस रजिस्टर्ड वैल्यूअर आता है, और उसके अलावा कोई भी और पर्सन जो प्रिस्क्राइब्ड है। ये छह लोग कहां आ जाते हैं सर आपके एक्सपर्ट की डेफिनेशन में? कौन कौन आता है सर? देखो, इट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, अ वैल्यूअर, वैल्यूअर मतलब क्या? रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, और एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर टू इशू अ सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। लॉ अगर आपको पावर देता है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, जैसे अगर एडवोकेट को पावर दे दिया तो उसको भी क्या माना जाएगा? एक्सपर्ट माना जाएगा। सर अब इंजीनियर तो कई बार सर्टिफिकेट देता है, इंजीनियर तो कई बार सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि मान लो ये घर है, ये घर का मैंने किसी इंजीनियर को बुलाया, मैंने बोला पूरा मेरे को एरिया वेरिया सब मेजर करके दे। सीए तो एरिया मेजर करके नहीं देगा, इंजीनियर मेजर करके देगा ना, तो इसीलिए उसने जो सर्टिफिकेट दिया और उसने बोला इतना लेंथ है, इतना ब्रेड्थ है, इतना हाइट है, तो वो चीज को हम क्या मान लेंगे? वैलिड रिपोर्ट मान लेंगे, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट ने दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है लॉ के परसुएंस में। समझे क्या बेटा? अरे बोलो समझे क्या? मालिक समझे क्या? वो क्या था सर? एक्सपर्ट का डेफिनेशन कहां पे लिखा था? 2 क्लॉज 38 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे क्लॉज, पर एक बार के लिए जो मैं क्लॉज अभी बताऊंगा वो याद कर लेना दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट क्लॉज शुरू होंगे सर। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ याद करो। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है, मेरे साथ याद करो। पहला, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों आपको पता है। चौथा, एक्सप्लेनेटरी नोट। चौथा क्या आता है? स्टेटमेंट। ऊपर जो 3 स्टेटमेंट बनाया आप, अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या बोला मैंने? चौथा वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पांचवा वाला क्या हो गया? एक्सप्लेनेटरी नोट टू द अबव 4 स्टेटमेंट। ये जो ऊपर 5 स्टेटमेंट है ना, इसका एक्सप्लेनेटरी नोट भी कहां पे आ जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी, एसओसीई। उसके बाद सर पांचवा क्या आ जाता है? एक्सप्लेनेटरी नोट, जो ये पांचों से अटैच होता है। सर ये पांचों को मिला के क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर सर पीएनएल जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हर कंपनी में नहीं बनता है। कुछ कुछ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है सर। कुछ कुछ कंपनी, वो कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको बोलते हैं। अब सर एक बात बताऊं क्या, ये जो कैश फ्लो बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, कैश फ्लो, 4 ऐसे कंपनीज है जिनको कैश फ्लो बनाना ऑप्शनल है। क्या बोला मैंने? 4 ऐसे कंपनीज है जिनको कैश फ्लो बनाना ऑप्शनल है। सबसे पहला, 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, चौथा कंपनी, अ स्टार्टअप विच इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। सर 4 कौन से कंपनीज है? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। ये 4 कंपनी को कैश फ्लो बनाना क्या है? ऑप्शनल है। तो सर मैंने कहा, सुन लो मेरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, पीएनएल का दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये एक बार बोलो अपने मुंह से, अपने जुबा केसरी, वहीं बैठ के आवाज दो, चैट वैट से कुछ नहीं, वहीं बैठ के आवाज से बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और पांचवा क्या है आपका? एक्सप्लेनेटरी नोट, जो ये ऊपर के चारों स्टेटमेंट्स है उनका। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो 4 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। ये लोगों को कैश फ्लो इंक्लूड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं बाय द यूज ऑफ वर्ड में। सर ये हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? आप मेरे को सिंपल आप बताओ। सर अगर मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल, अगर मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2024 को अगर मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? सर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को। पर सिर्फ वही अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है
31 दिसंबर 2024 को। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता? मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता सब तभी सेम सर 31 मार्च 2025 को। पर सर इसके एक दिन बाद अगर इनकॉर्पोरेट होती, मान लो मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती 1 जनवरी 2025 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता? मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता 31 मार्च 2026 को सर, 2026 को। हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है इस साल तो खत्म होता है अगले साल, शुरू होता है इस साल तो खत्म होता है अगले साल। सर अगर आपकी कंपनी 31 जनवरी 2025 के बाद 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो अगले साल के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर यूजुअली क्या होता है? अ फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 April of a particular year and ends on 31 March of the next year. But if it starts on 1 January of that particular year, then it will end on the next year का 31 March. सर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी यही फाइनेंशियल ईयर होता है। इट मींस अ पीरियड एंडिंग ऑन 31 March एवरी ईयर। हर साल तो 31 मार्च को खत्म होता है। एंड वेन इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जनवरी, देन ऑन द 31 डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब सर सुनो, फॉलोइंग ईयर मतलब क्या? अगर आपका कंपनी जो है वो 31 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा। समझे क्या? अरे मालिक बोलो समझे क्या? हाँ सर। सर इसको याद करने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये रख लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपको 3 मंथ्स लगेगा और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम आपको 15 मंथ्स मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर कभी भी 3 महीने से कम नहीं हो सकता और कभी भी 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 महीने से कम नहीं हो सकता, 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और लास्ट लाइन ये सुन लो, फाइनेंशियल ईयर कभी भी सेम ईयर में खत्म नहीं होता। मतलब अगर मेरा इनकॉर्पोरेशन 2023 में हुआ है ना, तो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही आएगा, बस बात खत्म। पर सर अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसपे क्वेश्चन आता है, मेरी बात सुनो। लॉ क्या कहता है? अगर तुम एक ऐसी कंपनी हो, तुम अगर एक ऐसी कंपनी हो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के, इंडिया के बाहर वाली किसी कंपनी के, या तो तुम होल्डिंग लगते हो या सब्सिडरी लगते हो या एसोसिएट लगते हो। क्या रिश्ता कहलाता है सर? या तो आप इसके होल्डिंग हो, या फिर ये आपका होल्डिंग है, या फिर आपका कोई एसोसिएट है। जो भी तुम्हारे बीच में रिश्ता है, अगर तुम किसी बाहर वाले कंपनी से, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट का रिलेशन रखते हो, तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देकर के ये बोल सकते हो, हे सीजी प्लीज अलाउ मी अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। सर ऐसा हो सकता है मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। अब सर हम दोनों को क्या करना है? कंसोलिडेट। वो वाला नहीं, कंसोलिडेट मतलब बुक्स का जो होता है नालायको, हमको क्या करना है? कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट करने के लिए सर, कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा हो सकता है अलग अलग साल है तो हमको दिक्कत होगी, तो हमने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल करके हम फाइनेंशियल ईयर अपना दूसरा अप्रूव करवा सकते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो सकता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरे पूरे साल का ना हो, साल से कम पीरियड का हो। मतलब 9 महीने का ईयर हो गया, 10 महीने का ईयर हो गया, जैसा जिसको ठीक लगे, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे। पर याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूव करने का पावर है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा ही करेगा, अगर उसको जमेगा तो वो अप्रूव कर देगा। सर समझे क्या? अरे बोलो समझे क्या? हाँ सर। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ो एक बार। फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और बीसी which is holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, CG may, on an application made by that company in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year. सर इतना ज्यादा तुमको टेंशन नहीं लेना है। अगर तुमको बहुत भारी लैंग्वेज लगा ना, एक बार देखो मैं कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट कर रहा हूं, वो पढ़ के देखना, समझ आया क्या? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी इज अ होल्डिंग or subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation and is required to follow a different financial year for consolidation. कहां गया रे? हाँ, for consolidation, then CG में on application made allow any period as this financial year whether or not such period is a year. सर अब एक बार जो मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ के देखो, सिर्फ जो मैंने येलो में हाईलाइट किया सिर्फ उतना पढ़ के देखो। अरे मालिक समझे क्या? तो सर सीजी क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है अगर उसकी इच्छा होगी तो। उसके बाद सर फ्री रिजर्व का डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। फ्री रिजर्व का डेफिनेशन हमको सबसे ज्यादा काम कहां आता है? डिविडेंड वाले चैप्टर में। फ्री रिजर्व क्या होता है सर? फ्री रिजर्व मतलब हर वो पैसा
जो आपके बैलेंस शीट में है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। क्या लिखा है सर? फ्री रिजर्व मींस सच रिजर्व्स एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। हर वो पैसा जो आप डिविडेंड की तरह बांट सकते हो। जैसे कि सर एक एग्जांपल दो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं सर, ये कहां से फ्री रिजर्व है? फ्री रिजर्व तो वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ना है। ये कौन सा रिजर्व की बात कर रहे हो? अरे बाबा, ये सब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सारे जो रिजर्व्स है ना, ये सब फिक्स्ड रिजर्व्स है। ये फ्री रिजर्व नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस है। तो सर फ्री रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। पर सर दो तरह की चीजें कभी भी रिजर्व में नहीं आती। सबसे पहला, फॉलोइंग शेल नॉट बी नेवर बी ट्रीटेड एज रिजर्व। पहला, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन और नोशनल गेन। सर जो चीज तुम्हारी हुई ही नहीं है उसको तुम रिजर्व कैसे बोल सकते हो? अनरियलाइज्ड गेन या नोशनल गेन क्या होता है? आज सर मैंने मान लो आईफोन खरीदा, मान लो बेटा, मान लो आज मैंने अगर आईफोन खरीदा और मेरा आईफोन खरीदने के बाद आज आईफोन की प्राइस डबल हो गई। मैंने खरीदा मान लो 20,000 रुपए में और आईफोन की प्राइस हो गई 40,000 रुपए। सर आपको कौन देके गया 20,000 में? वो सब बाद में बात करेंगे, अभी रिविजन सुनो। 20,000 में खरीदा और प्राइस हो गई 40,000 रुपए की, तो लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे असेट्स की प्राइस बढ़ गई है तो बुक्स में उसको दी वैल्यू करो। अब सर बुक्स में मैं क्या 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा दूं? क्या दिखा दे, पर जो 20,000 का तूने एक फालतू का प्रॉफिट दिखाया है ना, वो प्रॉफिट को तो तू रीवैल्यू, तू उसको फ्री रिजर्व मत बोलना। तू ऐसा बोलेगा कि भाई 20,000 रुपए का आईफोन 40,000 रुपया हो गया, चल एक काम करते पार्टी करके आते। अरे तो मेरा बिकना भी तो चाहिए ना 40,000 में। तो लॉ ने बोला नोशनल गेन या अनरियलाइज्ड गेन से जो रिजर्व बनाया वो फ्री रिजर्व नहीं होता है। उसके बाद सर अगर आपने किसी असेट का कैरिंग अमाउंट चेंज करने के लिए, कैरिंग अमाउंट मतलब क्या सर? कैरिंग अमाउंट मींस द अमाउंट एट विच एन असेट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप अपना बैलेंस शीट और पीएनएल वगैरह बनाते हो तो जो असेट को जो प्राइस पे दिखाते हो उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। अगर कैरिंग अमाउंट को चेंज करने की वजह से आपने कोई अमाउंट रिजर्व की तरह दिखाया ना, तो उसको आप फ्री रिजर्व में मत डालना बेटा। फ्री रिजर्व मतलब सिर्फ वो पैसा जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड है। अगर डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है तो ही उसको फ्री रिजर्व बोलोगे। सर समझे क्या? सर बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, समझे क्या? हाँ सर, एक बार बोलो, ये चार वर्ड बोलो, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ये चार वर्ड बोलो अपने मुंह से। फ्री रिजर्व मतलब क्या? अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, बात खत्म। समझे? चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब अब तुमको प्रो लेवल को हो चुके हो। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर हैव नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग। यहां पे एग्जैक्टली क्या लिखा है सर? देखो, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सीजी या पार्टली एसजी मिला करके एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो तो आपको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। तो सर गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो तरीके, या तो आप में सीजी या तो आप में एसजी या फिर दोनों मिला करके 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। या फिर सर दूसरा तरीका है, आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो तो दोनों केस में आपको क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है सर, कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 46, 2 क्लॉज 45, 2 क्लॉज 45। सर 2 क्लॉज 40 क्या था आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 क्लॉज 41 क्या था? फाइनेंशियल ईयर। 2 क्लॉज फाइनेंशियल रिजर्व का, फ्री रिजर्व का डेफिनेशन देखो सर 2 क्लॉज 43। और उसके बाद 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है। समझे? 40, 41, 43, 45। ठीक है सर। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ सर की मैनेजरल पर्सन के डेफिनेशन में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सर की मैनेजरल पर्सन मतलब क्या? सर की मैनेजरल पर्सन मतलब, ध्यान से सुनना, की मैनेजरल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज की टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वाह वाह सर, यही डेफिनेशन सुनने तो आए हैं। क्या बोले सर? की मैनेजरल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज की टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर की मैनेजरल पर्सन कौन होता है सर एक्चुअल में? सर की मैनेजरल पर्सन मींस एमडी मैनेजर और सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, whole time director or such other officer not more than one level below the director who is in whole time employment designated as key MP and such other officer as may be prescribed। सर ऐसन कैसन याद होगा? तुम ऐसन याद करो ना, पहले लिख लो सीईओ, फिर लिख लो सीएस, फिर लिख लो सीएफओ। ये तीन वर्ड तो साथ में लिख सकते हो। अब सर सीईओ बोल लो या मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लो या मैनेजर बोल लो, एक ही बात है। ये आगे चल के तुम सीए फाइनल में समझोगे, पर सर तुम सीईओ बोल लो, मैनेजर बोल लो, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लो, एक ही बात है। तो सर ये हो गया आपकी एक बात,
दूसरी बात हो गया सीएस और सीएफओ। उसके बाद बेटा होल टाइम डायरेक्टर भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो सर होल टाइम डायरेक्टर आ गया। उसके अलावा सर जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लेवल नीचे जो लोग हैं जिसको आपने केएमपी का नाम दिया, वो लोग भी की मैनेजरल पर्सन हो गए। और इसके अलावा कोई भी और ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड है तो उसको केएमपी बोलेंगे। तो सर कौन कौन आ गया अब देखो, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, सीएस, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो लोग हैं उन लोगों को क्या बोला जाएगा, की मैनेजर पर्सन बोला जाएगा। शर्त यह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लेवल नीचे। मतलब सर मैं रिपोर्ट करता था एक जने को, वो रिपोर्ट करता था सीईओ को, वो रिपोर्ट करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मैं भी की मैनेजर पर्सन हो गया क्या? निकाल देंगे ना मेरे को, कंपनी से कोई बात भी नहीं करेगा आके कि भाई बुरा लगा तू जा रहे। तो इसीलिए मैं नहीं हुआ। पर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लेवल नीचे जो लोग हैं वो लोगों को भी की मैनेजर पर्सन माना जाएगा। सर मैनेजर भी, मैनेजर में एचआर भी आएंगे। सर मैनेजर में एचआर मैनेजर नहीं आएगा। सर यहां पे जो मैनेजर है ना, ये वो फाइनेंस मैनेजर यूं ही कोई मैनेजर नहीं है। ये मैनेजर उतना ही बड़ा है जितना सीईओ है। मैंने क्या बोला, ये मैनेजर उतना ही बड़ा है जितना सीईओ है। ये हमारा सीए इंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, फाइनल का कॉन्सेप्ट है। पर मैनेजर मतलब वो नहीं कि एचआर मैनेजर हो गए तुम, ये मैनेजर वो मैनेजर। एक बड़ा लेवल होता है सर मैनेजर का जिसको हम मैनेजर मानते हैं। सिर्फ नाम में मैनेजर लगा देने से मैनेजर नहीं होते बेटा, ठीक है। अब सर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, लिस्टेड कंपनी का। दोस्तों लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन आपके नवंबर 2022 अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 नंबर का आया था लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन। सर लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पूरा का पूरा डेफिनेशन आ गया था। सर क्या होता है लिस्टेड कंपनी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं यहां पे आपको लिख करके समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सर लिस्टेड कंपनी कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 52। सर एक बात बताओ, हम ना पढ़ाई करते वक्त ये सोच रहे थे कि पिछले बार पेपर में आया था तो इस बार आने के चांसेस कम है। ठीक कर रहे हैं ना सर हम? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर जब नवंबर 2023 में पढ़ना पड़ेगा ना तब ऐसा मत करना। क्या सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे सारे गेम ना इंस्टीट्यूट को पता है। उसका किसी दिन मन सनकेगा ना, बोलेगा डिफिकल्ट पेपर बनाना है, सब छोड़ मई 23 का, नवंबर 22 का पेपर मई 23 में डाल दे। उसको पता है आधी जनता स्मार्ट वर्क के नाम पे ये सारी चीजें करके जाती है। उसको पता है पूरा टारगेट ऑडियंस अटैक हो जाएगा, जिसको जिसको टारगेट करना था ना चुन चुन के अटैक हो जाएगा। ऐसी चीजें मत करना प्लीज। क्वेश्चंस कई बार उठ के रिपीट भी होते हैं। सर अगर आपको कॉन्सेप्ट में दम लग रहा है उसको पढ़ के जाओ, छोड़ के जाने का नहीं है। सर लिस्टेड कंपनी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कंपनी जो एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। क्या कहा मैंने, वो कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटी, वो कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। कंपनी हैविंग एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ना कुछ कंपनी को लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से हटा सकते हैं। सीजी जो है इट में प्रिस्क्राइब कंपनीज विच विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। सर उसमें इसने 3 कैटेगरी के कंपनीज डिसाइड किए। पहला पब्लिक कंपनी। पहला कौन से पब्लिक कंपनी? सर वो पब्लिक कंपनी जिनका इक्विटी शेयर्स जो है ना वो लिस्टेड नहीं है। तो क्या लिस्टेड है सर? या तो इनका नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, या फिर सर इनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है। क्या लिस्टेड है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है और नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है। और ये दोनों ना प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू हुआ था। कौन से बेसिस पे? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू हुआ था एज पर सेबी रेगुलेशन। तो लॉ ने बोला बेटा, लॉ ने बोला तुम ना लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आओगे। कौन सी कंपनी सर? कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी लिस्टेड नहीं है, डेट लिस्टेड है। क्या ऐसा होता है कंपनीज का कि इक्विटी लिस्टेड नहीं है, डेट लिस्टेड है? अरे ढेरों सारे कंपनीज है, ढेरों सारे कंपनीज है जिसका इक्विटी लिस्टेड नहीं है लेकिन डेट लिस्टेड है या प्रेफरेंशियल लिस्टेड है। वो किस बेसिस पे इशू हुआ था सर? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू हुआ था और सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इशू हुआ था। तो लॉ ने बोला जाने दो उसको, लिस्टेड कंपनी मत बोल। उसके बाद सर इन्होंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी नहीं, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और प्राइवेट कंपनी ने क्या करवा रखा है, अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करवा रखा है, सेम जो उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था, सेम जो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इशू हुआ था। तो लॉ ने बोला ये प्राइवेट कंपनी को भी जाने दे, लिस्टेड मत बोल। क्योंकि यार डेट तो लिस्ट कर रखा है ना, इक्विटी थोड़ी ना लिस्ट कर रखा है। प्राइवेट कंपनी तो इक्विटी वैसे भी नहीं लिस्ट कर सकता। क्या कह रहे हो सर? अरे बाबा प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना थोड़ी देर। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, तो वो तो इक्विटी वैसे भी नहीं लिस्ट कर सकता। समझा क्या नंदन चंदन? नंदन चंदन समझा क्या? सर पब्लिक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। अब उसके बाद कौन सी कंपनी बची सर? उसके बाद बची पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है पर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के नहीं सर, बाहर के फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्टेड है। तो लॉ ने बोला बेटा बाहर लिस्टेड है ना तो उसको लिस्टेड कंपनी मत बोल। फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अगर लिस्टेड है पर इंडिया में लिस्टेड नहीं है तो उसको तो क्या मत बोल, उसको
पब्लिक कंपनी उसको लिस्टेड कंपनी मत बोल। तो सर मैंने क्या कहा, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, लिस्टेड कंपनी में कोई भी सिक्योरिटीज अगर आपने लिस्ट करवा रखा है तो लिस्टेड कंपनी हो गए। पर लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में तीन तरह की कंपनीज नहीं आते, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन से, जिन्होंने अपना इक्विटी शेयर नहीं लिस्ट करवा रखा है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट करवा रखा है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू लिस्ट करवा रखा है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, या फिर सर वो प्राइवेट कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट नहीं करवा रखा है। सर आप लोगों के क्लास के नोट्स में ये सब अपन डलवा देंगे। और तीसरा सर वो पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं पर किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्ट करवा रखा है, उनको भी क्या माना जाएगा, लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। अच्छा मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों, तुमको मैंने वादा किया था लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पढ़वाऊंगा परसों सुबह तक, कल सुबह नहीं परसों सुबह तक आपका लिस्टेड कंपनी का जो रेलेवेंट सेक्शन मैंने बहुत डिटेल में समझाया है वो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए इसी चैनल पे, प्लीज जाकर के उसको देख लेना, प्लीज जाकर के उसको देख लेना। अगर इसमें समझ आ गया तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर नहीं समझ आया तो वहां पे जाकर के देख लेना। सिद्धार्थ पूछ रहे दीपू, नहीं दीपा, यू हियर? हाँ मैं तो हूं भाई, दीपा का पता नहीं। मेरे से चलेगा क्या काम सिद्धार्थ? मतलब सुनो मेरी बात सुनो, मैनेजर सर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वाला डेफिनेशन हमको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, जान निकल जाएगी मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के डेफिनेशन पढ़ने में। अभी के लिए होल्ड करो, कल की क्लास में पढ़ लेंगे। सर नेटवर्थ मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। नेटवर्थ मतलब क्या होता है सर, नेटवर्थ मतलब पढ़ो मेरे साथ, नेटवर्थ मींस एग्रीगेट ऑफ, मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक कुछ ऐड करो, फिर कुछ डिडक्ट करो और कुछ चीज को इग्नोर करो। क्या कहा मैंने, ऐड करो, डिडक्ट करो, इग्नोर करो। तो सर ऐड में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आप पेड अप शेयर कैपिटल ऐड करो, ऑल रिजर्व्स ऐड करो, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करो और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऐड करो। क्या कहा मैंने, पेड अप शेयर कैपिटल ऐड करो, ऑल रिजर्व्स ऐड करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऐड करो और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ऐड करो। ये चारों चीजें ऐड करोगे ना, सुनो ये चारों चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। सर ये कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, ये तो नॉर्मल है, हम वही ऐड करते हैं ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर फ्री रिजर्व की जगह बस यहां पे इन्होंने ऑल रिजर्व लिखा है और पीएनएल का बैलेंस भी लिखा है। सर मैं चार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो आपको, मैं चार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो। तो चार चीजें ऐड करोगे सर, उसके बाद आप उसमें तीन चीजें माइनस करोगे। तीन चीजें क्या माइनस करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको सर बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, रिवीजन है, लेकिन आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है माइनस कर दो। आपका डिफर्ड एक्सपेंडिचर कुछ अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको माइनस कर दो, और कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है जो रिटर्न ऑफ नहीं है तो उसको माइनस कर दो। सर ये आपके बैलेंस शीट में ये तीन दर्द होते हैं। अगर मान लो आपका कोई लॉस दिख रहा है, कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर है या कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, उनको माइनस कर दो, तो थोड़ा थोड़ा आपका पीएनएल का बैलेंस ठीक हो जाएगा। बेसिकली पीएनएल का बैलेंस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर दो चीजों को कभी इंक्लूड मत करना, कोई रीवैल्यूएशन ऑफ असेट हुआ है अगर तो उसको मत डालना, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हुए ना उसको रिजर्व में इंक्लूड मत करना। और राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन, राइट बैक क्या होता है सर, राइट ऑफ लॉस होता है, राइट बैक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो है ना राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन उसको इंक्लूड मत करना। सर ये कॉन्सेप्ट अपने अकाउंट्स के सर थोड़ी देर में जय सर पढ़ाने आने वाले हैं, वो आपको बता देंगे। पर सर राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन को इंक्लूड नहीं करना है। सर चार चीज ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरी बात मान लो, मैं बिना इंपॉर्टेंट की चीजें पढ़ाता ही नहीं हूं। चार चीजें ऐड करनी है, तीन चीजें माइनस करना है और दो चीजें इग्नोर करना है। चार चीजें कौन सी ऐड करनी है, चिल्ला के बोलोगे वहां से आवाज निकलनी चाहिए, चाट चाट गया भाड़ में। पहला पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा ऑल रिजर्व्स, फिर से बोलो ऑल रिजर्व, फ्री रिजर्व बोला क्या मैंने, नहीं मैंने बोला ऑल रिजर्व। तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इससे क्वेश्चन बन करके आ जाए। एक पूरा का पूरा नेटवर्थ में धनाधन एक क्वेश्चन बना देंगे कि ये डेटा है, नेटवर्थ बताओ कंपनी का। सर मैथ्स का पेपर थोड़ी है, ऐसे ही आता है। वो बोलेगा फिर हमारे इधर तो ऐसे ही होता है, आईसीआई बोलेगा। सुनो पहला हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया ऑल रिजर्व्स, तीसरा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, चौथा क्या हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। उसके बाद सर क्या तीन चीजें माइनस करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है, आपका डिफर्ड एक्सपेंडिचर जो है, और तीसरा मिसलेनियस एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ जो है। और उसके बाद दो चीजें इग्नोर कर देना, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा राइट बैक, रीवैल्यूएशन रिजर्व और दूसरा राइट बैक। सर बताओ याद हुआ क्या, बताओ याद हुआ क्या, जितना इस समय में याद हो सकता है। अगर याद हुआ तो जाओ एक बार वीडियो को लाइक करके आओ पहले। क्यों लाइक, क्योंकि बेटा तुम लाइक करोगे ना तो मुझे, हमेशा मैं ये बोलता हूँ योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। तुम लोग लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मेरे को पढ़ के लगेगा हाँ इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा पढ़ाएंगे फिर, समझ रहे हो। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। भगवान मेरी दुआ है जो लोग लाइक करेंगे उनका रैपिड रिवीजन एकदम मक्खन की तरह खत्म करने की उनको ताकत देना। मेरी बात सुनो, आपसे मेरी बात सुनो प्लीज। नेटवर्थ का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, उसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं हो रही, वो याद रखना। ये वाली चीज जल्दी भूलते हैं यूजुअली लोग, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा यूनिक सा है। एक रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया और दूसरा राइट बैक हो गया, दूसरा राइट बैक हो गया। सर चलो आगे बढ़ते हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन में आते हैं। दोस्तों मेरे को समय की
कटौती होती दिख रही है, तो हम थोड़ा सा ना आगे करते हैं, वापस आएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 60 पे। 2 क्लॉज 60 एक पेंडिंग रख रहा हूं, वापस आएंगे उस पे। सर देखो आगे डेफिनेशन, वन पर्सन कंपनी क्या होता है सर? वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी मतलब जहां पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है। हाँ हाँ, चल चल, पाप को मत सिखा। ठीक है, 2 क्लॉज क्या हो गया सर? 62। 2 क्लॉज 62 वन पर्सन कंपनी के बारे में बात करता है। उसके बाद सर 2 क्लॉज 68 बेहद इंपॉर्टेंट है। सर प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है दोस्तों? ये देखो, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है, मेरे साथ देखो। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है सर? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो है जो प्रिस्क्राइब्ड है। क्या हमने प्रिस्क्राइब किया है? नहीं सर, हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। और क्या होता है सर प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके आर्टिकल्स में 3 बातें लिखी है। पहला, रेस्ट्रिक्शन। क्या? इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर। वो रेस्ट्रिक्ट करता है, एक भी जगह से रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स इतनी आसानी से नहीं बिकेंगे। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। क्या करता है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब सर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। और तीसरा सर, प्रोहिबिट्स। क्या प्रोहिबिट करते हो सर? आप प्राइवेट कंपनी हो ना, तो आप पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मंगवाना प्रोहिबिट करते हो। क्या? यू कैनॉट इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक फॉर, यू कैनॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो उसको ये नहीं बोल सकते कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मींस नो मींस नो, वो प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, अब सर 200 के लिमिट की बात कर ले, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले अटेम्प्ट में भी, पिछले अटेम्प्ट में या उसके एक अटेम्प्ट पहले। सर 200 का लिमिट में ध्यान रखना, दो लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। दो लोगों को कौन से दो लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे सर? अगर मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, दो लोग कौन से इंक्लूड नहीं होंगे? आपके जो फॉर्मर एम्प्लॉइज है कंपनी के, जितने भी पुराने एम्प्लॉइज है कंपनी के, जो जब एम्प्लॉय थे ना तब उन्होंने शेयर्स खरीदा था, तो एम्प्लॉय नहीं रहे पर शेयर होल्डर है, अभी भी मेंबर है। या फिर सर जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है कंपनी के, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है कंपनी के, इन लोगों को 200 के लिमिट में नहीं गिनोगे। क्यों सर? क्योंकि यूजुअली आप एम्प्लॉइज को ईसॉप्स के नाम पे शेयर्स देते रहते हो, उनको मेंबर के लिमिट में गिनोगे तो 200 के ऊपर चला ही जाएगा। तो उन्होंने बोला भैया एम्प्लॉइज को मत गिन, अगर एम्प्लॉइज के कैपेसिटी में उसको शेयर्स दिया है ना तो फिर उसको मत गिन। उसके अलावा सर ज्वाइंट शेयर होल्डर को क्या करोगे? अगर मैं और निधि एक कंपनी का शेयर्स मिल करके खरीदते हैं, मैं और निधि अगर किसी कंपनी का शेयर्स मिल करके खरीदते हैं, तो मेरा और निधि के जो शेयर्स है उसको हम दोनों को दो अलग अलग मेंबर गिना जाएगा कि दो जिसमें एक जान गिना जाएगा? सर दो जिसमें एक जान ही गिनना, ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक ही गिनोगे आप, तो सर ज्वाइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज वन। सर लिमिट क्या है? 200 का। मतलब क्या एग्जैक्ट 200 मेंबर चलते क्या? एग्जैक्ट 200 मेंबर चलते क्या? जी हाँ चलते। सर 200 से ज्यादा चलते क्या? नहीं। मतलब 201 नहीं चलता है, 200 चलता है। 201 नहीं चलता है, 200 चलता है। ये याद कर लो, 201 नहीं चलता है, 200 चलता है। यही लाइन तुमको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी। 201 नहीं चलता है, 200 चलता है। ये हो गया सर आपका प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स क्या आते हैं। अब सर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब सर लास्ट में क्या लाइन लिखा है? ये जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है ना, ये सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड उसने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस कर लिया। हाँ ठीक है, तो क्या करूं मैं? तो मैं क्या करूं? नहीं अप्लाई होगा। अरे बाबा वैसे भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल किसी के लिए नहीं दिया है ना अभी तक, तुम अलग ही आया नहीं है अभी, पहले से इसको एग्जाम्पशन चाहिए। देखो अभी तक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब भी नहीं हुआ है, ये बोला मेरे को पहले एग्जाम्पशन दे दो ना। अरे ले लेना, चल निकल। तो सर सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोले? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला जो है सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस अगर करते हो तो अप्लाई नहीं होगा। सर 92 क्या है सर? एनुअल रिटर्न, आएंगे उस पर। 137 क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आएंगे उस पर। पर ये दोनों का कंप्लाई करोगे तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। सर ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनी मक्खन जैसा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद सर मेरे को बताओ प्रोस्पेक्टस की होता है। सर प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन जाने दो, अपन चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं वैसे भी, जिसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सारी चीजें आती है, अब नहीं समझ आएगा। पर सर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर सोचो काश प्राइवेट कंपनी का भी डेफिनेशन ऐसे ही होता कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, बेहद मजा आता। पर पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इधर फिर आ गया, नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। चलो ठीक है, इग्नोर करो। पर सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, समझ गए कि जो प्राइवेट नहीं होता है वो पब्लिक होता है, समझ गए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। पर सर सुनो, अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स में भले 3 पॉइंट डालती है क्या कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा लिमिट लगा रहे हैं मेंबर्स पे, प्रोहिबिट कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना, तो इसको भी फिर पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। और हर वो प्रोविजन जो पब्लिक कंपनी को अप्लाई होता है वो इस प्राइवेट कंपनी को अप्लाई हो जाएगा। मतलब सर दिल से भले ये प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, पर लॉ के पर्सपेक्टिव से इसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था। अगर इस तरीके से आप नहीं मानोगे
अगर इस तरीके से डीमिंग प्रोविजन आप नहीं लगाओगे तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या बोलेगा, यार मैं तो पब्लिक कंपनी हूं, मेरे को तो पूरा का पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो जा रहा है, बहुत कंप्लाइंसेस है, छोड़ एक काम करता हूं, मैं ना अपने नाम पे कम बिजनेस करता हूं, मैं एक प्राइवेट कंपनी खोल लेता हूं जो मेरी सब्सिडरी होगी और सारा काम प्राइवेट कंपनी के नाम पे करता हूं। तो लॉ ने बोला करना है ये प्राइवेट कंपनी, पर हम इसको क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे। तो सर इसीलिए इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, डीम्ड पब्लिक कंपनी का। तुम भले दिल से, तुम भले एओए से क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो, फिर भी उसको क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आई बेटा? अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? सर देखिए रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन तो भी पिछले बार क्वेश्चन आया था, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन भी हमको देखना पड़ेगा, पर एक चीज समझ नहीं आती, लॉ का अपने इंस्टीट्यूट का इंट्रो से खत्म होता है, फाइनल कहां शुरू होता है वो समझ ही नहीं आता है। सर रिलेटेड पार्टी पूरा पूरा फाइनल का कॉन्सेप्ट है, पर चलो ठीक है ये भी हम लोग कर लेंगे। अभी रिलेटिव का डेफिनेशन सुनो सर। रिलेटिव मतलब क्या होता है सर, अगर मैं हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करूं तो सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। बाकी सर अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो रिलेटिव कौन होता है, सबसे पहला सर इसके इसके सर पे बैठा हुआ स्पाउस। स्पाउस मतलब क्या, अगर लड़का है तो हस्बैंड, लड़की है तो वाइफ। नहीं 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 नहीं, इंडिया में अभी तक इलीगल हो गया पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ये। अगर लड़का है तो वाइफ और लड़की है तो उसका हस्बैंड। उसके बाद सर फादर मदर, ब्रदर डॉटर, सन सन ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड। ये आपके रिलेटिव होते हैं सर। कौन कौन, देखो फादर मदर, यहां हो गया स्पाउस, फिर हो गया ब्रदर सिस्टर, फिर हो गया सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, ये सारे हो गए आपके रिलेटिव। अब सर कुछ स्टेप लोग भी आते हैं। स्टेप मतलब क्या, आपका स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, बस। स्टेप डॉटर नहीं है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप सन, बस इतने लोग रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। अगर आपका मन कर रहा है ये बोलने का कि स्टेप सन स्टेप वाइफ भी आएंगे, तो पहले तुम स्टेप का कॉन्सेप्ट आराम से बैठ करके सीखो। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज है जिससे आप स्टेप का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। पर क्या आपको पीएचडी करनी है? नहीं सर, मेरी बात सुनो। आप अगर एक इंसान हो, अगर, तो आपकी स्पाउस, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, और स्टेप किसके, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन के स्टेप, ये सारे लोग आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। समझे सर? सर हस्बैंड और वाइफ के सिबलिंग आते हैं क्या? नहीं भैया, जितना मैंने बोला बस उतने ही लोग आते हैं। और अगर एचयूएफ की बात करो तो सारे मेंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं, रिलेटिव कहलाते हैं। समझे सर? उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। तुम जो लोग हंस रहे हो ना, मैं तुमको बता दूं, हमेशा से मैं तुमको बोलता हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं जो तुमको तुम्हारी सोच से मिलाता हूं। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम सिर्फ अपने सोच से मिलके आते हो और तुमको ऐसा लगता है छी यार बहुत बुरा आदमी हूं यार मैं। हाँ, तुम ही लोग हो भाई, मैं तो कुछ नहीं बोला। स्मॉल का मैं तो तुमको लॉ पढ़ा रहा हूं, तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो दोस्तों। स्मॉल कंपनी, अरे रुक जाओ बस करो सर। सर स्मॉल कंपनी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन समझने के लिए आपको तीन चीजें याद करनी पड़ेगी। स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब मैं बोल दूं स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। आप पब्लिक कंपनी नहीं हो, मतलब आपको प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है। दूसरा, स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना, वो एक लिमिट के अंदर है। क्या लिमिट है सर? पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 लाख रुपीज or such higher amount as CG may prescribe, which shall not exceed to 10 crore rupees. Which shall not exceed 10 crore rupees. क्या कहा मैंने? देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। एंड और एक क्या कंडीशन देखेंगे सर, एक और कंडीशन देखेंगे कि आपका जो टर्नओवर है ना, इट शुड बी लेस देन 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज सीजी में प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। सर देखो ये डेफिनेशन आपका पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको सारी प्रोविजन समझ में आई होनी चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल भी इसको ये मत सोचना अभी सारा समझ आ जाएगा। ये लोअर लिमिट क्या है 50 लाख का, ये मैक्सिमम लिमिट क्या है 10 करोड़ का, ये सब हमने क्लास में बहुत डिस्कस किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्लैब है। हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जब तू पेड अप शेयर कैपिटल समझाएगा ना, तो तू 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में समझाना बताना। और जब तू टर्नओवर की लिमिट बताएगा ना, तो तू 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में बताना, 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में बताना, जो भी लिमिट तेरे को बतानी है। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज किया और बोला हम चाहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और हम चाहते हैं टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो। तो 4 करोड़ और 40 करोड़ का लिमिट सेट किया है सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पहले सितंबर 2022 के पहले ये लिमिट था 2 करोड़ और 20 करोड़, पर सर उसके बाद अमेंडमेंट आया है। आपके पास अगर एडिशन 1 है तो ये अमेंडमेंट नोटेड नहीं होगा, प्लीज बस इतना करना। वो जो जहां पे नेक्स्ट पेज में 2 करोड़ और
2 करोड़ और 20 करोड़ है, वहां पे उसको काट करके 4 करोड़ और 40 करोड़ कर लेना, पर ये 4 करोड़ और 40 करोड़ होने चाहिए सर। ये क्या हो गया आपका स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं सिंपल याद करना है तो सिंपल ये समझो सर, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बेस बेस रखना है, तो बोले सबसे पहले तो भाई प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। दूसरा, आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना वो 4 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, एंड टर्नओवर जो है ना वो आपका 40 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तभी जाके आप एक स्मॉल कंपनी बनोगे। पर दोस्तों ये वर्ड एंड पे ध्यान देना। मतलब सर अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 3 करोड़ है, तो आपका टर्नओवर जो है वो अगर 50 करोड़ है, तो ये मत बोलना क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल कम है इसलिए स्मॉल कंपनी बन जाएगी। नहीं सर, दोनों में लिमिट मीट होना चाहिए। ये 4 करोड़ से कम होना चाहिए, ये 40 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, नहीं सर, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन पाओगे। ये हो गया सर स्मॉल कंपनी। पर सर कुछ 3 कंपनीज हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाए जा सकते। पहला, अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो, किसके, किसी के भी सर, आप अगर होल्डिंग या सब्सिडरी हो, अरे होल्डिंग मतलब तू किसी का पप्पा है, सब्सिडरी मतलब तू किसी बड़े इंसान का बेटा है, तो दोनों केस में तो अपने आप को स्मॉल कंपनी किस हैसियत से बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी, एक सेक्शन 8 कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जा सकती, याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। और तीसरा सर, कोई कंपनी अगर स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है तो ये तीनों कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस या स्मॉल कंपनी वाला बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। होल्डिंग या सब्सिडरी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो या स्पेशल एक्ट में बने हुए कंपनी हो, आप अपने आप को कभी भी स्मॉल कंपनी मत कहना। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब सर लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ो, लास्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट ड्यू रहा सर आपकी, क्योंकि अकाउंट्स की क्लासेस 8:30 बजे से। सर मैंने क्या कहा, सब्सिडरी कंपनी क्या होगी? सब्सिडरी कंपनी, देखो हम लोग भी इस तरीके से आपका शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं ताकि आपको कल को चल करके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। उतना ही पढ़ाई करो जितना इतने समय में हो सकता है। आपने अभी जितना मेरे साथ 1 घंटे में पढ़ा वो शायद ही आप 1 घंटे में खुद से पढ़ते। तो मेरी बात आराम से सुनो, खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वैसे ही पूरा सिलेबस। अब मेरी बात सुनो सर, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या होता है सर? सब्सिडरी कंपनी मतलब ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन होता है, मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। या तो बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करते हो, या फिर exercises more than half of the total voting power either on its own or together with one or more subsidiary। मतलब सर या तो कंट्रोल करते हो बोर्ड का कंपोजिशन, या फिर आप मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो। मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो। पर सर सब्सिडरी कंपनी दो तरीके से बन सकते हो, या तो आप मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो या कंट्रोल करते हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। सर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब या तो आप सारे डायरेक्टर्स या मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर रखते हो। द पावर टू अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो सर लॉ ने बोला सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है? होल्डिंग कंपनी के लिए आप सब्सिडरी तब बनोगे अगर होल्डिंग कंपनी आपके कंपोजिशन को कंट्रोल करती है या आप में मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है, या तो डायरेक्टली या थ्रू अदर सब्सिडरीज पे मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है। पर सर एक बात याद रखना, सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शेल नॉट हैव मोर देन सच लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब सर सिंपल वर्ड में अगर ये बोलूं तो लॉ ये कहता है 2 लेयर से ज्यादा तुम्हारी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मतलब तुमने एक सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, वो सब्सिडरी ने एक और सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, बस 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इससे ब्लैक मनी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरी हो। तो लॉ ने कहा कि जितना हम प्रिस्क्राइब करेंगे उससे ज्यादा लेयर नहीं होने चाहिए। प्रिस्क्राइब इन्होंने 2 लेयर किया है सर, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब सर उसके आगे मेरी एक बात सुनो सर, company shall be deemed to be a subsidiary company even if the control is of another subsidiary company of the holding company। मतलब सर मान लो ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी का एक और सब्सिडरी कंपनी है, तो सर ये सब्सिडरी को इसकी भी सब्सिडरी माना जाएगा। अरे हाँ ना, पता है ना, बेटे का बेटा बेटा ही होता है ना, क्या बात कर रहे हो तुम, पता है हमको, बाप को मत सिखा। सर लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद क्या लिखा है सर? कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड shall be deemed to be controlled if if the company exercise power to appoint or remove all or majority of the directors। आधे से ज्यादा या सारे के सारे डायरेक्टर्स पे कंट्रोल तुम्हारा है ना, तो क्या मान लिया जाएगा? पावर टू कंट्रोल। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, अगर आप शेयर्स को फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड करते हो तो उसको होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड करते हो, अगर आप कौन से कैपेसिटी में होल्ड करते हो? फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड करते हो। अब सर सुनो ना, मेरा मन नहीं मानता आधा अधूरा काम करने का, 1 मिनट 2 मिनट और लगेगा, आपको मैं फटाक से ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन बता देता हूं, तुम समझ जाओगे काम हो जाएगा, तुम समझ जाओगे काम हो जाएगा। थैंक यू मनु बेटा, पर इसमें स्पैम करने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुन लो प्लीज, थोड़ा सा मेरी बात सुनो। सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है? बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट में सबसे पहला आता है होल टाइम डायरेक्टर।
होल टाइम डायरेक्टर आता है, दूसरा आता है की मैनेजरल पर्सन, दूसरा आता है की मैनेजरल पर्सन, तीसरा अगर आपका की मैनेजरल पर्सन नहीं है तो जो डायरेक्टर को हमने ऑथराइज किया है वो बन जाता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ओआईडी मतलब सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये 2 क्लॉज 60 में डिफाइंड है। पहले आता है होल टाइम डायरेक्टर, फिर आता है की मैनेजरल पर्सन। पर अगर की मैनेजरल पर्सन नहीं है तो वो डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया था, वो पर्सन जिसको ऑथराइज किया था, पर अगर किसी को ऑथराइज भी नहीं किया था ना सर, तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर क्या बन जाते हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाते हैं। सारे के सारे डायरेक्टर क्या बन जाते हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाते हैं। उसके बाद सर हर वो डायरेक्टर जिसको वो कॉन्ट्रावेंशन के बारे में अवेयर था, जिसको पता था वो कॉन्ट्रावेंशन के बारे में, वो भी क्या बन जाएगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। तो पांचवा सर, उसके बाद कौन, हर वो पर्सन जिसके एडवाइस या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पे, गलत शॉर्ट फॉर्म बन गया, जिसके, और भी गलत बन गया सर, कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शन पे, एडवाइस पे क्या होता है, पर्सन जिसके डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, ये पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सर अगर ये पर्सन जो है ना, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर एडवाइस दे रहा है तो फिर ये लायबल नहीं होगा। प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर एडवाइस दे रहा है तो ये लायबल नहीं होगा। प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर एडवाइस दे रहा है तो लायबल नहीं होगा। मतलब सर कोई अगर इंसान है, उसके कहने पे अगर बोर्ड चलता है, जैसे कि मान लो नीता अंबानी के कहने पे हमारा रिलायंस अंबानी का, रिलायंस इंडस्ट्री का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलता है, तो अगर नीता अंबानी के कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलता है तो नीता अंबानी वो पर्सन हो गई जो जिसके डायरेक्शन, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड काम कर रहे हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी। पर नीता अंबानी अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो एडवाइस दे रही है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और लास्ट सर, अगर शेयर्स ट्रांसफर की बात है, किसकी बात है, शेयर्स के ट्रांसफर की बात है, तो तीन लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं सर। पहला शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट मतलब जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर के लिए। दूसरा रजिस्ट्रार, ये कौन सा रजिस्ट्रार हो गया सर, आरओसी वाला नहीं, ये रजिस्ट्रार टू एन इशू हो गया। और तीसरा आपका मर्चेंट बैंकर। ये लोग कौन हो जाते हैं सर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये शेयर ट्रांसफर, ये लोग मर्चेंट बैंकर जो है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये क्या हो गया सर, आपका पूरा प्रोविजन हो गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट का। क्या आपको मेरी बात समझ आई, क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, ये आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार बस आपको एग्जाम में लिखना पड़ गया था, तो एक बार भी आया तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे भाई, हम तो पढ़ के जाएंगे सर। इससे ज्यादा डेफिनेशंस आपको चैप्टर 1 में अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ आगे सारे डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होंगे। ठीक है, तो सर ये आपके डेफिनेशंस हो गए। एक बार मेरे को पता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मैंने आपको याद नहीं करवाया, उसको जरा एक बार बैठ के याद कर लेना अकाउंट्स की क्लास शुरू होने के पहले। सर मैं आपको क्वेश्चन बैंक में, आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज वो क्वेश्चन बैंक का होमवर्क नोट कर लो दोस्तों। प्लीज बेटा क्वेश्चन बैंक की कुछ होमवर्क नोट कर लो। सर मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि मैं करवा तो सारा नहीं पाऊंगा, पर आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपका रिवीजन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, मतलब सर 1 to 8 एक्सेप्ट 6 इज द होमवर्क। पर 8 वाला सर आपका राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। आज प्लीज 8 वाले क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका अगले 10 12 15 दिन में एक एक आंसर लिख के भी 15 आंसर लिख के खत्म हो जाए। सर समझ आया, सर समझ आया क्या? इंटरप्रिटेशन चैप्टर बेटा आपको मेरे को 10 दिन देना होगा, 10 दिन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा शिवांश, पर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा बाकी चैप्टर्स खत्म कर लो पहले, क्योंकि आपके वैसे भी 116 मार्क के, 114 मार्क के पेपर आते हैं, हम लोग 108 की तैयारी भी पहले कर ले तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुक्स आप जाकर के प्रेस्टीज पॉइंट से भी ले सकते हो अगर आप पुणे से हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है। नोट्स का स्टॉक जेन्युइनली लिमिटेड है, जेन्युइनली लिमिटेड है, और बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि May 23 के बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है। तो प्लीज एक बार उसको अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर लेना, सोचते मत रह जाना। और समरी नोट्स के साथ क्वेश्चन बैंक भी ऑर्डर कर ही लेना भाई, 100 150 रुपए में कसम से तुम्हारा जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप तक बुक पहुंच जाएगी। सर ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन नहीं बेटा, 6 और 9 छोड़ दिया मैंने, देख 6 9 छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, 6 और 9 मैंने नहीं लिया आज की डाउट क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो दोस्तों एमसीक्यू सेशन भी करेंगे, पर वो डिपेंड करता है आप लोग मेरे को कितना प्यार दोगे ये सेशन में। तो जरूर, इफ यू लाइक द वीडियो,
कुछ भी आपके कमेंट हो, कुछ भी आपका अप्रिसिएशन हो तो जरूर कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे लिए प्लीज। बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। इस वीडियो का बहुत छोटा सा लाइक टारगेट रखेंगे, सिर्फ 200 का। तुम्हारा काम है इसको पूरा करवाना, अगर तुम लोग मेरे को मोटिवेट रखना चाहते हो। कल शाम को मिलते हैं दोस्तों 7 बजे के सेशन में। आज 7:15 हो गया था, कल 7 o'clock का सेशन होगा। मिलते हैं। आप लोग जाओ अब अकाउंट्स की पढ़ाई कर लो। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज सी ए शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।